नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। तिब्बत को आजाद करने की आंधी तेज हो चुकी है और तिब्बत की आजादी सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आ रहा है। वैसे तो अमेरिकी सेना और भारतीय सेना मिलकर एलएसी पर कई बार युद्ध अभ्यास कर चुकी है, लेकिन इस बार माहौल हद से आगे बढ़ चुका है। तिब्बत को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। G7 से वापस लौटकर अमेरिकी राष्ट्रपति तिब्बत मुद्दे पर चीन को इतिहास का सबसे बड़ा झटका देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपको हम आगे यह भी बताएंगे कि G7 में चीन को तबाह करने के लिए भारत ने कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन उससे पहले तिब्बत की आजादी की बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि अमेरिकी संसद में तिब्बत से जुड़ा एक बिल पास किया गया। तिब्बत को हड़पने का चीन का सपना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट से लौटने के बाद इस बिल पर साइन करेंगे। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट बिल 12 जून को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में पास हुआ था। इस खबर के आने के बाद पूरे तिब्बत में जश्न का माहौल है। तिब्बत के बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट सैर करके अमेरिकी सांसदों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि यह बिल तिब्बत के 70 साल से चल रहे आजादी के आंदोलन को और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, तिब्बत के लोग पिछले 7 दशकों से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन चीन सुनने को तैयार नहीं। इसी कारण अब अमेरिका और भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बिल के लागू होने के बाद 18 जून को अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भारत आ रही है। यह एक ऐसी अमेरिकी नेता है जिन्हें देखकर चीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नैन्सी पेलोसी वही शेरनी है जिनके ताइवान जाने का विरोध करते हुए चीन ने जंग की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि चीन को तिब्बत और ताइवान के पीछे धकेल कर ही दम लेंगे। इनका भारत आना भारत के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अब भारत और अमेरिका मिलकर तिब्बत की आजादी की लड़ाई तेज कर देंगे और जैसे ही तिब्बत आजाद होगा, चीन भारत का पड़ोसी नहीं रह जाएगा। इसलिए आप सभी को नैन्सी शेरनी को धन्यवाद देना चाहिए, जो चीन को भारत के बॉर्डर से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि नैन्सी पेलोसी के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैकॉल भी दलाई लामा से मिलने 2 दिन के दौरे पर धर्मशाला आएंगे। माइकल डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के नेता है और इन्होंने ही अमेरिकी संसद में तिब्बत का मुद्दा उठाया और चीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्हें भी धन्यवाद देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल के लागू होने से चीन को कड़ा संदेश जाएगा कि दलाई लामा और तिब्बती प्रेसिडेंट पेम्पा त्सेरिंग ही तिब्बत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। इससे दोनों के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा। तिब्बत मुद्दे को लेकर चीन 2010 के बाद से कोई बातचीत करना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका का यह बिल चीन पर जबरदस्त दबाव बनाएगा और उसे टेबल पर घसीट कर लेगा। नैन्सी पेलोसी के दलाई लामा से मिलने से तिब्बत की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि नैन्सी पेलोसी दलाई लामा से मिलने कोई पहली बार भारत नहीं आ रही है, बल्कि इससे पहले 2008 में पेलोसी ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की थी और तिब्बत पर चीन के कब्जे की निंदा भी की थी। वे लंबे समय से तिब्बत की आजादी का समर्थन करती आई है और अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। अमेरिकी संसद भी उनका साथ देने को तैयार है। नैन्सी पेलोसी ने 2008 में अपनी धर्मशाला यात्रा के दौरान कहा था कि तिब्बत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका अपने अभियानों को जारी रखेगा। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी संसद में भी तिब्बत के लिए जमकर आवाज उठाई है। उन्होंने 2019 में अमेरिकी संसद में द तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास कराने में मदद की थी। इस एक्ट के जरिए अमेरिका तिब्बत की पहचान को बचाने के लिए आवाज उठाता है। पेलोसी की वजह से ही अमेरिका में दलाई लामा का कद बढ़ा है, इसलिए सभी तिब्बतवासियों की नजर में इनके प्रति जबरदस्त सम्मान है। आप सभी जानते हैं कि आज से 70 साल पहले चीन भारत का पड़ोसी नहीं हुआ करता था। चीन और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। लेकिन तिब्बत समेत पूरी दुनिया चीन के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई,
लेकिन करीब 40 सालों बाद जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई, इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। इस दौरान तिब्बत के हजारों लोग मारे गए। आखिरकार 1951 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह संधि दबाव बनाकर करवाई गई थी। चीन ने बल, बंदूक, छल कपट के दम पर तिब्बत को हड़प लिया और भारत का पड़ोसी बन गया। लेकिन यह सब करने के बावजूद भी चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे दिया गया और ताइवान को रिमूव कर दिया गया। यह सीधे तौर पर मानवता के साथ नाइंसाफी हुई। आखिरकार एक सैनिक के वेश में दलाई लामा तिब्बत की राजधानी लहासा से भागकर भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी था। दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। इसी कारण चीन चाहता है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर बम गिराकर तिब्बत का नामो निशान मिटाया जाए, लेकिन भारत यह होने नहीं देगा। और उधर रूस ने भी भारत को अपनी रक्षा करने लिए S-400 दे दिया है और अब अमेरिका भी तिब्बत की आजादी में कूद पड़ा है। मतलब तिब्बत मुद्दे पर चीन के खिलाफ भारत समेत सभी महाशक्तियां एकजुट हो रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो तिब्बत की सरकार चलती है उसका चुनाव भी होता है। चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी वोटिंग करते हैं। वोट डालने के लिए शरणार्थी तिब्बतियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चुनाव के दौरान तिब्बती लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, जिन्हें सिक्योंग कहा जाता है। भारत की ही तरह वहां की संसद का कार्यकाल भी 5 सालों का होता है। तिब्बती संसद का मुख्यालय भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। चीन को काउंटर करने के लिए ही भारत 2019 के बाद से लगातार G7 में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि दोस्त रूस बार बार यह चाहता है कि भारत इस ग्रुप में न जाए। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार भी इटली जाकर G7 सम्मेलन में हिस्सा लिए हैं। G7 में मोदी की मौजूदगी देखकर चीन का पारा हाई रहता है। माना जा रहा है कि इस बार से G7 के देशों ने चीन के बदले मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि एक ईमानदार और विश्वसनीय देश है जिस पर G7 के सभी देश भरोसा कर सकते हैं। यह चीन के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है, जो अपने विस्तारवादी रवैये से साउथ चाइना सी के साथ साथ LAC पर आतंक मचाकर रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।